हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं अर्णा चौधरी। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे पहले हमने यूपीपीसीएस की जो हम सीरीज देख रहे हैं, घटना चक्र का पुनर्वलोकन की जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन देख रहे हैं पॉलिटी में, हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चनों को देखा था। और आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मंत्री परिषद से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। काफी टफ ये टॉपिक होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन काफी उलझाने वाले भी होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मंत्री परिषद का जो गठन किया जाता है वो किसकी सहायता के लिए किया जाता है, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं और मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री सम्मिलित होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आगे आपको हेल्प करेंगी। अगर हम इनके अध्यक्ष की बात करें तो मंत्री परिषद के अध्यक्ष हम पीएम को यानी कि प्रधानमंत्री हमारे होते हैं। और ये मंत्री परिषद का जो गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति को के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर ही कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी जो है फैसला लेते हैं, तो ये राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करती है। साथ ही साथ इसमें सम्मिलित होने वाले अगर हम मंत्रियों की बात करें तो इसमें मंत्री आते हैं आपके पहले जो उच्च स्तर के मंत्री होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री। साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ठीक है, उनके पास आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र प्रभार होता है, ठीक। और साथ ही साथ उप मंत्री, ठीक है। इन सब को मिलाकर हमारी मंत्री परिषद बनती है, ठीक। और मंत्री परिषद में ये सभी जो है सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और हमारे पीएम जो है आते हैं, ठीक। तो इसमें आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मंत्री परिषद अलग होता है, मंत्रिमंडल अलग होता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि हम कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो है, इसके क्वेश्चन भी काफी है तो आपको बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? अगर हम भारत की सरकार, जो हमारे भारत की सरकार है, उसका कानूनी नाम आपसे पूछे तो क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया या भारत, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा द यूनियन ऑफ इंडिया। द यूनियन ऑफ इंडिया। द यूनियन ऑफ इंडिया को हम हिंदी में भारत संघ कहेंगे। क्या कहेंगे? भारत संघ कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लेना है। और इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो यहाँ पर जो है मैंने एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड कर रखी है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एपी टीचिंग टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। एपी टीचिंग टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर ले, इसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। फर्स्ट है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। दूसरा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और तीसरा है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं। एंड फोर्थ है कि यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो। तो आई होप आपको टॉपिक तो क्लियर ही होगा, है ना। अब हम इसका आंसर ले लेते हैं। एक सेकेंड, इसका आंसर लेते हैं। मैं पेन का कलर चेंज करना चाह रही हूँ। ओके, ठीक है। चलिए, तो अगर हम देखें कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति क्या प्रधानमंत्री में निहित होती है? नहीं, चेंज हो, कोई बात। प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती है, ये राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, जो कि हमने अभी देखा था। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। बिल्कुल सही बात है। अगर ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है नियुक्ति के समय, किसके समय? नियुक्ति के समय अगर ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो 6 महीने का इनको टाइम दिया जाता है। 6 महीने के अंदर अंदर इनको सदस्यता लेनी होती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं एक बार आपको जो है एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से कि संविधान के अनुच्छेद 53(1) क्या कहता है कि संघ की
कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे, यानी कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 74 एक क्या कहता है, इसमें क्या है, इसमें प्रधानमंत्री परिषद का प्रधान होता है। ठीक है। और अनुच्छेद 75 एक के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक। और ये भी है कि अनुच्छेद 75 5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव के समय, नियुक्ति के समय जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उनको जो है 6 माह के भीतर सदस्यता हासिल करनी होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के नाम मात्र का नेता होता है, या फिर वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, या वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकते, या फिर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो आंसर आपका डी ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमने देखा था फर्स्ट में ही कि वो मंत्रिपरिषद के वास्तविक नेता होते हैं, वही जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। तो बाकी इसमें जो है सभी गलत है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको जो है आसानी से पढ़ लेनी है। चलिए आगे मूव करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत या फिर नियुक्त, जो कि मैंने ऊपर सर्किल करके आपको बताया भी था। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है, उनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, या फिर किसी का नहीं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो किसके जो है मुख्य है, तो वो हमारे केंद्रीय सरकार के मुखिया है। ठीक है। किसके मुखिया है? केंद्रीय सरकार के मुखिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किसके दायित्वों का, किसकी ड्यूटीज दी गई है 78 में? लोकसभा अध्यक्ष की, राज्यसभा के सभापति की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, या फिर जो है प्रधानमंत्री की। तो अनुच्छेद 78 में जो ड्यूटीज दी गई है वो किसकी दी गई है? हमारे पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जी की ड्यूटीज इसमें दी गई है। ठीक, क्लियर है? इस तरीके से आपको जो है हर एक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लेना है, साथ ही साथ जो है इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेनी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। ठीक है। अगर मैं एक्सप्लेनेशन साथ में लेकर चलूंगी तो काफी जो है ये लेंदी हो जाता है, उसके बाद से आपको भी कहीं ना कहीं बोरियत हो सकती है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको थोड़ा कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 कैटेगरियों यानी कि कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करते हैं। तो यहीं पर वैसे इन्होंने गड़बड़ कर दी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये तो सही बात है, क्योंकि हमारा जो मंत्री परिषद है, जो संघ सरकार में जो मंत्री है, मंत्री परिषद का जो गठन किया जाता है वो लोकसभा के कुल 15% का किया जाता है। ठीक है। उसके अधिक नहीं होनी चाहिए उनकी संख्या। तो 2 तो एकदम सही है, 2 यहाँ पर एकदम सही है, लेकिन जो फर्स्ट है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमारे संविधान में मंत्रियों की जो कैटेगरी है, मंत्रियों की जो श्रेणी है, ओनली 3 है। ठीक है। कैसे? मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे पहले जो है इनको 3 कैटेगरियों में बांटा गया है, यहाँ पर भी जो है क्लियर कर दिया है। पहला है कैबिनेट मंत्री, है ना, जिसमें कैबिनेट मंत्री और जो ओनली कैबिनेट मंत्री में ओनली कैबिनेट मंत्री होते हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री होते हैं। और दूसरी होती है कैटेगरी स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की, और तीसरी कैटेगरी होती है राज्य मंत्रियों की। इस तरीके से 3 ही तो श्रेणी हुई। ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है? शासन के सभी मंत्रीगण, या फिर कैबिनेट स्तर के मंत्री, या फिर अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, या फिर राज्य मंत्रीगण। तो अभी मैंने आपको क्लियर किया है। तो कैबिनेट का तात्पर्य ही क्या होता है? इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। ठीक। तो कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जो कि मंत्री, जबकि अगर हम देखें मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी होंगे, कैबिनेट मंत्री भी होंगे,
और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी होंगे और जो है उप मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है कैबिनेट में शामिल होते हैं, तो बेहद ही सिंपल है, कौन सा हो जाएगा, मंत्री स्तर के सभी मंत्री या फिर केवल कैबिनेट मंत्री या फिर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री या फिर कैबिनेट और राज्य और उप मंत्री। तो ओनली कैबिनेट मंत्री पूछे हैं तो केवल कैबिनेट मंत्री ही जो है कैबिनेट में शामिल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कौन से अनुच्छेद में हुआ है, अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 76। तो मंत्रिमंडल जो शब्द है वो केवल एक ही बार प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 का जो संबंध है वो किससे है, वो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से है। ठीक है, और आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पे करते हैं, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं। ठीक है, इस वजह से जो है हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो अनुच्छेद 352 में किया गया है, केवल एक ही बार किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एन गोपालास्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। देखिए कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको देख के ऐसा मतलब डर या फिर कह सकते हैं कि बर्डन हो जाता है माइंड पर, लेकिन ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाने वाले होते हैं अगर आप इनको ध्यान से करें तो। बाकी क्वेश्चन तो फटाफट हर कोई 50% तक हर कोई कर लेता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं 10% जो आप फंसाते हैं यही जो है आपको सिलेक्शन दिलाते हैं अगर आप इन्हें बारीकी से ध्यान से करें तो क्वेश्चन क्या है कि संघ सरकार के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। और पहला जो कथन है वो ये कह रहा है कि एन गोपालास्वामी आयंगर जो समिति थी उसने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, चलिए एक सेकंड, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में जो गठित किया गया था उसमें मतलब कार्मिक विभाग का जो गठन किया गया इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया था। केवल इसमें यही कथन सही है, बाकी इसमें जो फर्स्ट कथन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो एन गोपालास्वामी आयंगर की समिति थी उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि एन गोपालास्वामी आयंगर संविधान सभा की प्रारूप समिति के क्या थे, एक सदस्य थे और जिन्होंने 1950 में अपनी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी थी। उस रिपोर्ट का नाम था मशीनरी का पुनर्गठन। ठीक है, और उसमें क्या था कि मंत्रियों के समूह बनाए जाने, इसमें जो प्रावधान उन्होंने बताए थे वो किए गए थे मंत्रियों के समूह बनाए जाने से संबंधित, साथ ही साथ कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार करने से संबंधित और एक संगठन एवं प्रक्रियाएं प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी। जो संगठन होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि O&M ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स प्रभाग की स्थापना की इन्होंने अनुशंसा की थी। ठीक है, इस वजह से जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम यह देखेंगे नेक्स्ट, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा है हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो हर एक मंत्रालय को
प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ये तो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 एकदम जो कथन है हमारा 2 वो सही है। लेकिन अगर हम देखें कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ओनली हमारा बी सही है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। दो जो हमारे कैबिनेट सचिव होते हैं, कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। कैबिनेट सचिव कौन है? जो हमारे यूपीएससी के जो मतलब से इलेक्ट होके जाते हैं। ठीक है, तो वो उनको हम कैबिनेट सचिव की पोस्ट पे जो रहते हैं, तो वो कैबिनेट सचिवालय के प्रमुख नेता होते हैं, प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। कौन होता है ये? जो सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी जो नियम होते हैं, नियमों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करना इनका कार्य होता है। तो भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सर्जित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो इस वजह से हमारा 2 तो कथन सही है, लेकिन 1 गलत है। ठीक है, इसमें 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 की संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास में होती है? अगर हम औपचारिक देखें तो किसके पास होती है, और वास्तविक देखें तो किसके पास होती है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो भारत में जो संसदीय जो शासन है, संसदीय शासन व्यवस्था में हमारे पास में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो हमारे प्रधानमंत्री के पास में है। ठीक है, वो हमारे प्रधानमंत्री के पास में है। और अगर हम औपचारिक देखें, औपचारिक शक्तियां किसके पास में है? तो कार्यपालिका की तो वो किसके पास में है? वो राष्ट्रपति के पास में है। ठीक, तो भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का जो पद है बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के कार्यकारी होते हैं, लेकिन इनके पास तो औपचारिक ड्यूटीज होती है। लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं वो वास्तविक वो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, वास्तविक शक्ति इनके पास में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के नाम से ही की जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने जो है दूसरे वाला गलत कर दिया, क्योंकि जितनी भी कार्यवाहियां की जाती है समस्त कार्यपालिका की, वो तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। तो इन्होंने बोल दिया है प्रधानमंत्री के नाम से। प्रधानमंत्री के नाम से नहीं की जाती, राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। तो इसमें कथन केवल एक ही सही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए क्या बनाते हैं? रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है, इस वजह से जो है केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। अगर भारत के जो प्रधानमंत्री है संसद के उच्च सदन का मतलब है अगर वो राज्यसभा से हो, राज्यसभा के सदस्य हो, तब वो क्या कर सकते हैं? तब उनके पास में कौन सी जो है बाउंडेशन है? तो पहला है कि वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। दूसरा है, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते। निम्न सदन यानी कि लोकसभा में बजट पर वो नहीं बोल सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, यानी कि उच्च सदन में यानी कि जो है राज्यसभा में ही भाषण दे सकते हैं। और दी है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। नहीं, अगर वे भारत के उच्च सदन के सदस्य है तो सीधी सी बात है, जब अविश्वास प्रस्ताव उनके अगेंस्ट आता है तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, ये इसमें जो है कथन सत्य है, क्योंकि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य
प्रधानमंत्री है या फिर मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य है, जो किसी भी सदन का सदस्य है, वह वहां बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहां वह बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। तो भारतीय संविधान में आपको प्रावधान बताना है कि जिसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है और पदच्युति होती है, तो वो कौन सा इसमें अनुच्छेद है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो मंत्रिपरिषद का जो गठन कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान है 75 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 75(1) के अनुसार मंत्री जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। और जितने भी मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं। संसद के सदस्य नहीं होते, लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य या फिर दोनों सदनों के सदस्य हो सकते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री को देखें तो जो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सकता है। जो हमने अभी भी देखा था, अगर वो उच्च सदन के सदस्य है तो एक शर्त उनके साथ में जुड़ जाती है कि वो अपने, अगर उनके अगेंस्ट लोग वो आता है, अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं डाल सकते, है ना। लेकिन अगर वो लोकसभा के सदस्य है तो वो बल्ले बल्ले भी, तो अच्छी बात है। तो आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध तो नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उन्हें 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक के सदन के सदस्यता लेनी हासिल करनी जरूरी होती है ना। और दूसरा है कि जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। सी है कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, जो कि हमने अभी पढ़ा कि जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और डी है कि आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है तो उस समय जरूरी नहीं है कि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन अगर 6 माह के अंदर वो अपनी सदस्यता नहीं ले पाते दोनों सदनों में से किसी भी एक में, तो उनको जो है पद से अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्या कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपके पास में कितनी होगी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो कोई त्रुटि होनी नहीं चाहिए, आपका बिल्कुल जो है गलत नहीं होना चाहिए। 25 वर्ष इसमें जो है होना चाहिए न्यूनतम एज, ठीक है। अगर यहीं पर हम राज्यसभा के सदस्य के लिए देखें तो कितनी आयु होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए, यानी प्रधानमंत्री के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, है ना। राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 20, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर जो है लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हमने जो है स्टार्टिंग में जो है इसको क्लियर किया था कि इनकी नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा है, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ
उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का वो चयन कर सकते हैं, या फिर अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का वो प्रयोग करते हैं, या फिर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखते हैं, और स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। तो जब वे भारत के जो प्रधानमंत्री है, मतलब इसके बारे में कौन से कथन आपको जो है बताना है सही है। तो अगर हम देखें तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से मंत्रियों का चयन करने के लिए वो स्वतंत्र है नहीं। हमारा जो ऑप्शन है हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा सी, अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का वो प्रयोग करते हैं। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर है ही। उसे अपने सहयोगियों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है जिसके साथ में मिलकर वो कार्य कर सके। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करते हैं, और वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उन्हें 6 माह के पश्चात मंत्रिपरिषद से मुक्त हो जाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री कितने माह, कितने साल, कितने टाइम तक जो है रह सकता है। तो अगर उसके पास में सदस्यता अभी नहीं है और उसका जो है चुन लिया गया है, वो निर्वाचित हो चुका है, तो उसके पास में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का टाइम होता है। अगर सदस्यता वो हासिल नहीं कर पाते तो वो मंत्री रह ही नहीं जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा। कितने समय के अंदर हो जाना पड़ेगा? 6 माह के अंदर उसे जो है मुक्त हो जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके पास में सिर्फ 6 महीने का टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। ठीक है, ये इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो अगर हम देखें तो बाकी इसमें सभी गलत, सभी सही है, लेकिन कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक शामिल कहाँ है? मंत्रिमंडल में तो सभी सदस्य होते हैं, उच्च सदन भी होता है, निम्न सदन भी होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत के अगर प्रधानमंत्री को देखें तो वो मंत्रिमंडल के, राष्ट्रपति के, लोकसभा के या फिर जो है राज्यसभा के। तो आपका आंसर हो जाएगा जो भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। ठीक, अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जिसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ा। तो ये हमारा जो है इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1 सही है। लोकसभा के प्रति हमारा जो है मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और हमारा 2 भी सही हो जाएगा, एक संवैधानिक बाध्यता है ये। ठीक है, और हमने अभी जो अनुच्छेद पढ़ा है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। ठीक है, तो 1 2 3 इसमें जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष स्पीकर के प्रति या फिर संसद के प्रति? तो ऑप्शन इसमें सही नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो संसद में तो दोनों सदन आते हैं, तो फिर कैसे कह सकते हैं? तो ये स्टार
कर दिया गया है, स्टार सही किया है क्योंकि इसमें ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के, राष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष के, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के, सभापति के। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूजन हो गया, लोकसभा अध्यक्ष तो गलत हो जाएगा क्योंकि ओनली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ये, संसद के नहीं, राष्ट्रपति के नहीं, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा नहीं। इसको भी स्टार कर दो, ये भी कुछ क्लियर है ही नहीं, है ना, इसमें से ये आंसर ही नहीं है। हाँ देखो, इन्होंने भी स्टार ही किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, राज्यसभा के या फिर जो है लोकसभा के। तो ये एकदम क्लियर है इसके ऑप्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन जो मैं आपको जो है आपको आंसर करने के लिए दूंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है और बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है। अभी तक हमने यहाँ पर 29 क्वेश्चन किए हैं, 29 में से आपका स्कोर कितना बना है ये जरूर बताना है। ठीक है, बाकी लोगों को भी क्लास शेयर करनी है। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताएं, और कौन से सब्जेक्ट में आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और कौन सा ऐसा क्वेश्चन, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको काफी टफ लगता है, जिससे संबंधित हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो ला सकते हैं। और जो भी इसमें क्वेरी आपको आपकी रहे तो वो कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इसकी पीडीएफ के लिए एपी टीचिंग बोलते बोलते थोड़ा हो जाता है, एपी टीचिंग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको उस पर इसकी पीडीएफ मिल जाए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।